जब आप इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट पार्ट हैं तो पॉलिटिक्स आपसे बहुत दूर नहीं है। मराठा यूज्ड टू गो प्लंडर एंड कम बैक। व्हेन एनसीईआरटी स्टार्ट्स दिस चैप्टर, पहली लाइन लिखी है कि ऑन द डेब्रिस ऑफ मुगल एम्पायर देयर अरोज मैनी इंडिपेंडेंट एंड सेमी इंडिपेंडेंट किंगडम। Hello guys, I am Abhay Shukla and welcome to ACube Learning. Today we will start new topic and the topic is Indian states and society in 18th century. हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, बहुत ही डेप्थ में कंप्लीट किया है, सारे कॉजेस को एनालाइज किया है अच्छे से। उसके बाद ये दूसरा टॉपिक हमारा शुरू होने वाला है। अब इसको बहुत अच्छे से कवर करना है। अगर आपने पहले के 3 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट पे जाइए और वहां से देखिए, क्योंकि उसको देखने के बाद ही आप इसको अच्छे से ग्रास्प कर पाएंगे। ओके, अब इतनी चीज के बाद हमें देखना है कि हम इस चैप्टर में या इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं। एक बहुत ही ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दूंगा मैं आपको कि इस टॉपिक में क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या फिर आने वाले लेक्चर्स को समझने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इंडियन स्टेट्स एंड सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी। आपको पता है कि मुगल एम्पायर डिक्लाइन कर चुका है। एक हाईली सेंट्रलाइज्ड एम्पायर, एक पावरफुल एम्पायर डिक्लाइन कर चुका है। एक एम्पायर जो कि पूरे इंडिया पे रूल कर रहा था, डिक्लाइन कर चुका है। रूल अभी भी कर रहा है, इस वक्त भी, जबकि ये बात मैं करूंगा, इस वक्त भी रूल कर रहा है, बट इन द नेम ओनली, नॉट पावरफुल एट ऑल। ओके, सो जब भी एक पावरफुल एम्पायर, एक हाईली सेंट्रलाइज्ड एम्पायर लाइक मुगल डिक्लाइंस, 2 चीजें हो सकती हैं। जब एक पावरफुल एम्पायर डिक्लाइन करता है, एक सेंट्रल पावर का पतन होता है, तो या फिर तो पूरा एक केओस क्रिएट हो जाएगा उस कंट्री में, एक पॉलिटिकल वैक्यूम आ जाएगा कि पता ही नहीं है कौन यहाँ का लीडर है, कौन रूल बनाएगा, कौन लॉस बनाएगा। ओके, या फिर तो ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि एक पॉलिटिकल वैक्यूम, एक केओस हर तरफ, या फिर तो ये हो सकता है, या फिर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो सकता है। डिसेंट्रलाइजेशन, अब इस चीज को समझते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। अभी तक मुगल रूल कर रहे थे पूरे इस रीजन में, यहां तक सारा रीजन में, दिल्ली और नॉर्थ वेस्ट पार्ट, यहां पे डेक्कन रीजन में, इस पूरे पे रूल कर रहे थे मुगल। बंगाल में इधर, ओके, इधर यहां पे है मराठास वेस्ट में, तो यहां पे मुगल रूल कर रहे थे अभी तक। बट अब ये एक सेंट्रल पावर डिक्लाइन कर चुकी है, तो अब पावर का डिवीजन होगा। अब रीजनल पावर इमर्ज करेगी। लाइक इतने रीजन का रूलर अलग, ओके, इतने रीजन का रूलर अलग, वो अपने अलग लॉज बनाएगा, वो अपनी अलग एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज बनाएगा। तो इस तरीके से जब एक हाईली सेंट्रलाइज्ड मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ तो रीजनल पावर्स इमर्ज हुई। रीजनल पावर्स, अब समझना है कि वो रीजनल पावर्स कैसे इमर्ज हुई, कौन कौन से लीडर्स थे, कौन कौन से रूलर्स थे उन रीजन्स के। उससे पहले ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि जब मुगल एम्पायर, एक हाईली सेंट्रलाइज्ड एम्पायर डिक्लाइन हुआ तो रीजनल पावर्स इमर्ज हुई, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। शेखर बंदोपाध्याय सेज द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स डज नॉट क्रिएटेड अ पॉलिटिकल वैक्यूम और केओस, बट इट created the decentralization of power. Okay, the decentralization of power happened after Mughals declined. अब ये स्टेट्स 2 तरीके के हुए, 2 तरीके के स्टेट्स या रीजनल पावर्स इमर्ज होके आती हैं। पहली सक्सेसर स्टेट्स, दूसरी रेबेलियस स्टेट। अब समझना है कि सक्सेसर स्टेट्स क्या है और रेबेलियस स्टेट क्या है, और सक्सेसर स्टेट और रेबेलियस स्टेट्स को ही पढ़ना है इस चैप्टर में। हर एक स्टेट को हम लोग पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन और समझेंगे कि ये स्टेट क्यों इंपॉर्टेंट था पढ़ना, नॉट ओनली फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, बट व्हाई दिस इज टू बी अंडरस्टूड कंप्लीटली, in order to understand, in order to get the complete
ग्रास्प ऑफ द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ओके, सो अब हम लोग एक्चुअल में टॉपिक अपना जो है वो अब शुरू करने जा रहे हैं। ये बस एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था आपके लिए। ओके, सो when Mughal declined, two type of regional powers came out. First one is the successor state, and second, rebellious state. Rebellious states and successor states. Okay, अब successor states कौन? वो स्टेट्स या वो रीजनल पावर्स या वो प्रोविंसेस जहां पे मुगल गवर्नर्स थे और उन्होंने उस प्रोविंस को इंडिपेंडेंट या वर्चुअली इंडिपेंडेंट बना लिया, उन्हें हमने कहा सक्सेसर स्टेट। फॉर एग्जांपल, बंगाल के रीजन में एक गवर्नर को अपॉइंट किया होगा मुगल एम्परर ने। ओके, तो अब जब मुगल एम्पायर की जो पावर है वो डिक्लाइन हो रही है, सेंटर डिक्लाइन कर रहा है, तो जो रीजनल पावर्स हैं वो असर्ट करना शुरू करती है। तो यहां पे जो गवर्नर्स थे उन्होंने अपने आप को वर्चुअली इंडिपेंडेंट बना लिया। दे नेवर सेवर्ड देयर टाइज फ्रॉम द मुगल एम्पायर। उन्होंने कभी मुगल एम्पायर से टाइज नहीं तोड़े, बट दे मेड देयर द रीजन वर्चुअली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द सेंटर। So these type of states which were founded by the governors of the provinces of Mughal Subhas. Okay, governors of the provinces of the Mughal state, उनको जिन स्टेट को उन्होंने फाउंड किया उन्हें हमने कहा सक्सेसर स्टेट। सक्सेसर स्टेट because they are connected to the Mughal Empire. And rebellious states are those states which are born out of the rebellions. जो विद्रोह के बाद अलग हुए स्टेट, उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया, उन्हें हम लोगों ने कहा रेबेलियस स्टेट। फॉर एग्जांपल लाइक मराठा, सिख, जाट, बुंदेलास। सो दे वर द रेबेलियस स्टेट एंड द अवध, बंगाल, हैदराबाद, these were the successor states. Successor states are founded by the Mughal provincial governors. Okay, अब सबसे पहले इतनी चीज को समझने के बाद एग्जाम्पल लिख लेते हैं यहाँ पे। सक्सेसर स्टेट के एग्जांपल, बंगाल, अवध एंड हैदराबाद। रेबेलियस स्टेट, मराठास, सिख, जाट, मैसूर, etc. Okay, so अब इतना समझने के बाद हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सक्सेसर स्टेट से, और सक्सेसर स्टेट में सबसे पहले पढ़ेंगे बंगाल को। और बंगाल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाली हिस्ट्री को भी समझने के लिए, नॉट ओनली फॉर दिस टॉपिक बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सब्सिक्वेंट लेक्चर्स, ओके, और द सब्सिक्वेंट चैप्टर्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड बंगाल इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर। ओके, चाहे हम बात करेंगे नेशनलिज्म की इन द 1900s और इन द लेट 1800s, तब भी बंगाल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आएगा। नेशनलिज्म ग्रीव इन बंगाल, ओके, द हीरोइज्म ग्रीव इन बंगाल। Curzon divided Bengal in two parts, East Bengal and West Bengal. So Bengal is very important for us, you know, and why Bengal is important for us, what are the reasons for its importance, we will discuss when we will discuss about Bengal. सबसे पहले हमें सक्सेसर स्टेट्स के बारे में पढ़ना है, तो अब सक्सेसर स्टेट्स से पढ़ते हैं। और when NCERT starts this chapter, पहली लाइन लिखी है कि on the debris of Mughal Empire there arose many independent and semi-independent kingdom. There arose many independent and semi-independent kingdom on the debris of Mughal Empire. Mughal Empire के खंडर पर you know बहुत सारे independent और semi-independent kingdoms emerge होते हैं। Okay, for example, these are examples दिए हैं उन्होंने। और उसके बाद एक लाइन लिखी है कि these states challenged the authority of British or the English East India Company. अब उस लाइन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या मतलब था उस लाइन का। ओके, अब इस टाइम फ्रेम में मुगल एम्पायर पावरफुल नहीं है।
एक कोई सेंट्रल पावर रूल नहीं कर रहा है इंडिया को. नो सेंट्रल पावर इज रूलिंग इंडिया. द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट रीजन्स, बंगाल, अवध, हैदराबाद, मराठा, सिख, जाट, मैसूर. सो अगर किसी भी फॉरेन पावर को आके इंडिया को रूल करना है तो उसे किसी एक पावर को नहीं हराना है, क्योंकि पावर सेंट्रलाइज नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है. सो उन्हें इन सबको हराना पड़ेगा in order to control India. So that is why it is written there, these states, these regional powers challenge the authority of British Empire or the English East India Company. Okay. अब सबसे पहले सक्सेसर स्टेट्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे. सक्सेसर स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बंगाल से, और फिर वन बाय वन हम सबको कवर करेंगे. फिर इस पे आएंगे, इसको वन बाय वन हम सबको कवर करेंगे. और जब फॉर एग्जांपल हम बंगाल को कवर करेंगे तो बंगाल का पूरा ही हिस्ट्री कवर करेंगे उस टाइम फ्रेम का. लाइक वी विल टॉक अबाउट बंगाल, इट्स फाउंडर, एंड बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर आल्सो, एंड हाउ बंगाल बिकेम प्रे और फेल प्रे फॉर द ब्रिटिश एम्पायर. तब जाके हमारा एक रीजन जो कंप्लीट हो जाएगा. When we will talk about Hyderabad, we will talk about Hyderabad. Then we will talk about Anglo-Carnatic Wars. Okay, so इस तरीके से हम चलेंगे, और जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपका प्री मॉडर्न हिस्ट्री, this is basically the mixture of medieval and modern India. When this chapter will get completed, your pre-modern history will get completed. Then we will jump into the European settlements and English East India Company policies, etc., etc., and then later on the nationalism, moderate extremist. Okay, so let's start with the successor state. Okay, so now we will study about the characteristics of successor state in general. Then we will come one by one on the each successor state. Okay, so सबसे पहली बात, they adopted the same structure as adopted by the Mughals. उन्होंने सेम स्ट्रक्चर को वो अडॉप्ट किया जो कि अडॉप्ट किया था मुगल्स ने. लाइक फॉर एग्जांपल जागीरदारी सिस्टम. ओके, सो दे अडॉप्टेड फर्स्ट, they adopted same structure as adopted by the Mughals. Okay. Second, their politics was non-communal. And what is the meaning of this? The word non-communal is that even though the ruler is Muslim, but the high post in the government or in the region is not only fixed for Muslims. The post, the high post, and everything is equally divided between Hindus and Muslims and all other castes. So there was no religious-based politics. Their politics was non-communal. Okay, suppose if the ruler is Muslim, then his wazir can be Hindu. Okay, so their politics was non-communal, and this is one of the greatest things in that time. Okay, so their politics was non-communal. And third thing is about the economy and about the finances. उस समय की बात पहले बताया था मैंने मुगल्स को जब हम डिस्कस कर रहे थे कि पूरा इंडिया एक फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहा था, और मुगल एक पैन इंडिया एम्पायर था. इंडिया अभी मुगल्स आर फेसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस, इसका मतलब ही ये है कि पूरे इंडिया फाइनेंशियल क्राइसिस थी. सो रीजन्स लाइक बंगाल, अवध, हैदराबाद, मराठा, एवरीवेयर वेयर द मुगल्स कंट्रोल्ड was facing a financial crisis. So these leaders, they failed when their regional powers emerged, when they emerged as an independent ruler. They failed to arrest or to stop. Okay, they failed to arrest the economic or the financial crisis. They failed to arrest. This is the same word written in the NCERT. They failed to arrest the financial crisis in the 18th century. Okay, failed to arrest the financial crisis. Okay, and fourthly, they failed to consolidate. अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा. They failed to consolidate their position. They failed to consolidate their position. इसका मतलब क्या हुआ? Consolidate their position
इसका मतलब क्या हुआ सर? Even though they became independent, they virtually became independent from the Mughal Empire, but they failed to consolidate their position. When British came, they fell. These regions fell prey to Britishers. They did not rule for a longer period of time. Okay, so they fell prey to the Britishers. Britishers controlled everything when they came. So they failed to consolidate their position. And the most important and most devastating step, devastating step in the sense, the step which they should have taken, but they haven't taken. And none of the rulers or none of the regions except for Mysore took this step. Mysore on a not on a large scale, but yes, Mysore took some steps to modernize their army. So these states, they didn't do any kind of scientific development, neither in agriculture, nor in trade, nor in commerce. They failed to consolidate their position. And the next thing is, they haven't done any kind of scientific development there. None of the rulers except for Mysore. Mysore not on a very large scale, but yes, they kind of modernized their army, etc., etc. But none of these rulers of the regions like Awadh, Maharashtra, Marathas, Bengal, Hyderabad, they haven't done any kind of scientific development. Neither in trade, nor in commerce, nor in any kind of sector, neither in the agriculture sector. So no scientific development. No scientific development. Okay, and last thing is, in order to increase their finances, पैसे को बढ़ाने के लिए उनको करना क्या चाहिए था? Scientific development should be the real solution, but they always took steps like धारदारी system. Okay, forced collection of revenue. इस तरीके के steps लिए. So इससे हुआ क्या? The condition of the peasants got deteriorated. जो कंडीशन थी पेजेंट की वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है. ओके, so the condition of peasant declined. Okay, so these were some of the characteristics of the successor states. Successor states की कुछ characteristics are mentioned in the first page of the NCERT. Okay, so these becomes important for you because they are mentioned in the NCERT. अब they adopted the same structure as adopted by the Mughals. तो जो भी कमियां थी जागीरदारी सिस्टम की उन्होंने ले ली. Politics non-communal, a good approach. Failed to arrest the financial crisis. They failed to consolidate their position. No scientific development. Condition of peasants got deteriorated. Okay. अब सबसे पहले हमें डिस्कस करना है सक्सेसर स्टेट में बंगाल को. अब हम वन बाय वन करके सारे स्टेट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं और सबसे पहले हम देखेंगे बंगाल को. ओके, बंगाल. अब बिफोर स्टार्टिंग द बंगाल in an actual sense, the first thing we need to know why studying Bengal is important. Okay, बंगाल इतना इंपॉर्टेंट क्यों था अभी नहीं. अब जब भी सबसीक्वेंट लेक्चर्स में आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे आपको एक अलग रोल नजर आएगा बंगाल का. बंगाल प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियन नेशनलिज्म एंड इंडियन हिस्ट्री. सो व्हाई बंगाल वाज सो इंपॉर्टेंट? सो वी हैव टू रीजंस फॉर इट. ओके, सबसे पहली बात, रीजन एक ही है, उस रीजन के दो कॉजेस हैं कि बंगाल उतना इंपॉर्टेंट क्यों था. द मेन रीजन इज हाईली फर्टाइल. द रीजन ऑफ बंगाल वाज हाईली फर्टाइल एंड द रीजन ऑफ बंगाल वाज वेरी बिग. जो बंगाल था उस समय का वो आज का उड़ीसा प्लस बिहार प्लस बांग्लादेश ऑफ टुडे. ये जो पूरी कंट्री बांग्लादेश है वो बांग्लादेश प्लस जो अपना वेस्ट बंगाल आज है, वेस्ट बंगाल. तो तब का बंगाल में उड़ीसा आता था, बिहार आता था, बांग्लादेश आता था और आज का जो वेस्ट बंगाल है वो आता था. ओके, सो बंगाल वाज अ लार्ज प्रोविंस एंड हाईली फर्टाइल. सो द रेवेन्यू व्हिच यूज्ड टू कम फ्रॉम देयर इज वेरी हाई. और ये कहा गया है कि
1/3 of the total revenue of the Mughals came from Bengal. And now why Bengal is so rich is because of the fertility of the land. The land was very fertile there. And the second reason is the ports. Now understanding how ports help the economy is very important. Okay. So suppose this is Bengal. Now बंगाली इकोनॉमी जो थी ना वो सिर्फ एग्रीकल्चर पे बेस्ड नहीं थी. रेवेन्यू बहुत जनरेट कर रहा है एग्रीकल्चर भी बिकॉज लैंड बहुत फर्टाइल. बट इसके अलावा यहाँ पे पोर्ट्स भी थे जहां से ट्रेड हुआ करती थी और इस ट्रेड पे लगाया जाता था टैक्स. तो वो जो ट्रेड टैक्स था जिसे हम टैरिफ कह सकते हैं. ओके, ये एक मेजर सोर्स था रेवेन्यू का, सोर्स फॉर रेवेन्यू. सो बंगाल, द इकोनॉमी ऑफ बंगाल नॉट ओनली डिपेंडेड अपॉन द एग्रीकल्चर बट ऑल्सो अपॉन द ट्रेड टैक्स और द टैरिफ. यहां से जो भी ट्रेड हुआ करती थी इस पे बंगाल का जो रूरल हुआ करता ट्रेड को टैक्स किया करता था. तो वो भी एक सोर्स था. और बहुत ही कम ऐसे रीजंस थे जहां पे सिर्फ एग्रीकल्चर ही रेवेन्यू का सोर्स नहीं है, कुछ अदर सोर्सेज भी. उन्हीं में से एक बंगाल, फर्टाइल लैंड, हाई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड द पोर्ट. दिस मेड बंगाल अ हाईली रिच एंड हाईली इंपॉर्टेंट प्रोविंस. ओके, अब इतना इंट्रोडक्शन बंगाल का लेने के बाद अब बंगाल को एज अ सक्सेसर स्टेट शुरू करते हैं पढ़ना. ओके, बंगाल. यहां पे मैं एक साइड में रूलर लिखे दे रहा हूं जिन्होंने भी बंगाल को रूल किया है. ओके, फाउंडर वाज मुर्शीद कुली खान. मुर्शीद कुली खान. देन सुजाउद्दीन. देन सरफराज खान. एंड देन अलीवर्दी खान. अब इनमें से आपको चारों याद नहीं रखने हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज मुर्शीद कुली एंड अलीवर्दी. इन दोनों को आपको याद रखना है. अगर ये याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है. बट एटलीस्ट मुर्शीद कुली खान एंड अलीवर्दी खान, दीज आर द टू नेम्स व्हिच यू शुड रिमेंबर. ओके, अभी इन सबके बारे में बात करेंगे. सो बंगाल 1700 में मुर्शीद कुली खान को औरंगजेब बंगाल का दीवान बनाते हैं. रेवेन्यू कलेक्टर बनाते हैं औरंगजेब 1700 में मुर्शीद कुली खान को. ओके, 1700 में बंगाल का दीवान बनाया जाता है और 1717 में फारूक सियार इनको यहां का बंगाल का गवर्नर बनाते हैं. तो 1700 से 1717 तक ये कंटिन्यूअसली बंगाल में रहते हैं. सो ही मेड हिज पोजीशन वेरी स्ट्रॉन्ग इन बंगाल. And now in 1717 he has two posts there. First, he is also the governor there. And governor plus दीवान. तो एक ही आदमी इन दोनों पोस्ट पे है. तो जो एक प्रोसेस थी चेक एंड बैलेंस की कि दीवान यूज्ड टू चेक गवर्नर यूज्ड टू चेक दीवान, दिस प्रोसेस और दिस सिस्टम गॉट डिक्लाइंड because he is holding both the post. And in 1770 and in those time Mughal empire was collapsing. So center is collapsing and this man Murshid Quli Khan is becoming powerful. So he virtually, mark my words, he virtually made Bengal province independent of Mughal empire. 1700 में दीवान, 1770 में गवर्नर प्लस दीवान. The system of check and balance got disrupted. He consolidated his position in Bengal in 17 years. Mughal empire was going down, center was going down, and he asserted himself as the ruler of Bengal. Formally, he never cut ties with Mughal empire, but virtually he made Bengal independent, and he is known for his efficient revenue collection methods. बहुत ही एफिशिएंटली रेवेन्यू कलेक्ट किया करता था ये. इसीलिए दो पोस्ट संभालने के लिए देते हैं एम्परर.
ओके, क्योंकि उस समय एडमिनिस्ट्रेशन को पहले मैं समझा चुका हूं कि बहुत ज्यादा कंडीशन खराब हो रही थी। तो 2 पोस्ट संभाल रहे हैं मुर्शीद कुली खान, बिकॉज ही वॉज हाईली एफिशिएंट रेवेन्यू कलेक्टर एंड व्हेन ही बिकेम गवर्नर ऑफ बंगाल he took some steps in order to increase the finances of the Bengal province. सबसे पहले जो जागीरदारी सिस्टम था उसमें ये कुछ चेंजेस करते हैं, पहली बात, ओके। और दूसरा करते हैं फिर से इजारादारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करते हैं। सो सबसे पहले हम समझते हैं यहां पे कि क्या चेंजेस किए इन्होंने। बंगाल, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, बहुत सारे एक लार्ज पार्ट को बंगाल के खलीसा लैंड रेवेन्यू सिस्टम के अंदर डाल दिया। ओके, खलीसा लैंड रेवेन्यू सिस्टम के अंदर डाल दिया। खलीसा लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या था ये मैंने पहले ही वीडियोस में बता दिया है, तो अगर आपने वो देख ली है तो आपको ये समझ में आ गया होगा। और इन्होंने सबसे एक एफिशिएंट कलेक्शन के लिए नंबर ऑफ जागीरदार्स को डिक्लाइन किया, नंबर ऑफ जागीरदार्स को डिक्लाइन किया और जागीर का साइज बढ़ाया। मान लो कि यहां पे 2 जागीर थी, इनका अलग अलग जागीरदार हुआ करता था, तो इन दोनों को एक में मिला दिया और जागीरदार एक कर दिया। तो इन दिस वे ही इंक्रीज्ड द साइज ऑफ जागीर बट डिक्रीज द नंबर ऑफ जागीरदार्स, बिकॉज ही बिलीव्ड कि जितने ज्यादा जागीरदार होंगे उतना ही कम एफिशिएंटली मैं इनको संभाल पाऊंगा। ओके, so in order to collect the revenue efficiently he increased the size of jagirs but decreased the number of jagirdars, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, बहुत ही क्रूएलिटी से रेवेन्यू कलेक्शन करता था ये। क्रूएलिटी से कह सकते हैं या फिर बहुत ही टाइमली विथ फर्म हैंड। ही यूज्ड टू गिव अ डेट कि इस डेट को आपको रेवेन्यू देना है, ओके। और अगर उस डेट पे रेवेन्यू नहीं आ रहा है तो ही यूज्ड टू गिव हार्श पनिशमेंट, ओके। सो अब सपोज कि 1 तारीख को रेवेन्यू देना है, उस दिन तक जागीरदार या जमींदार रेवेन्यू नहीं दे पाए, उनके पास पैसा नहीं आया ताकि वो रेवेन्यू दे सके, तो यहां पे वो जागीरदार और जमींदार कांटेक्ट किया करते थे मनी लैंडर्स को, मनी लैंडर्स या फिर मर्चेंट्स, बिकॉज बहुत पैसे वाले हुआ करते थे, क्योंकि ये ट्रेड में इन्वॉल्व हुआ करते थे। तो यहाँ की जो पोर्ट्स जो ट्रेड होती थी ना, वो यही लोग करते थे। सो बहुत पैसे वाले हुआ करते थे ये लोग। तो जमींदार और जागीरदार ने इनसे कांटेक्ट करना शुरू किया जब वो पैसे नहीं दे पा रहा था। तो सो दिस मर्चेंट्स एंड मनी लैंडर्स बिकेम इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बंगाली इकोनॉमी। ये पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। द मर्चेंट्स एंड मनी लैंडर्स became an important part of the Bengali economy। और जब आप इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट पार्ट हैं तो पॉलिटिक्स आपसे बहुत दूर नहीं है। सो इन द सब्सिक्वेंट टाइम दे यूज्ड और दे बिकेम द पॉलिसी इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमर्स ऑफ द बंगाल। सो दिस सिस्टम ऑफ मुर्शीद कुली खान gave moneylenders and merchants to rise in power, in political power, and moneylenders and merchants became important part of the Bengali economy. Okay, और इतना समझ लिया है। अब हम समझते हैं कि क्या क्या एक रूलर बाय रूलर, अभी मुर्शीद कुली खान की हम बात कर रहे हैं, तो मुर्शीद कुली खान ने फाउंड किया बंगाल को, एक तरीके से हम कह सकते हैं 1717 में गवर्नर प्लस दीवान बना, बहुत ही एफिशिएंटली रेवेन्यू को कलेक्ट किया करता था। वर्चुअली मुगल एम्पायर से नाते तोड़े, बट नॉट इन रियल सेंस। मनी लेंडर्स और मर्चेंट्स का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है बंगाली इकोनॉमी में। खलीसा लैंड रेवेन्यू सिस्टम में बहुत सारी लैंड को डालता है एंड ही यूज्ड टू कलेक्ट द रेवेन्यू विद utmost cruelty, but it is said even though he used to collect the revenue timely and with cruelty, but the revenue which he has fixed but was reasonable, बहुत ज्यादा रेवेन्यू फिक्स नहीं किया था, रीजनेबल था। और हेल्प भी किया करता था फार्मर्स वगैरह की, उनको लोन देकर, तकावी फार्मर लोन, तकावी
So he wanted to improve the finances of the Bengal. So in order to improve the finances of Bengal, he took these steps. But now moneylenders and merchants became an important part of the Bengali economy. And two names you have to remember: Jagat Seth brothers. Jagat Seth brothers and Omi Chand. इनका नाम आपको याद रखना है, आगे इन नामों की जरूरत पड़ेगी, जगत सेठ ब्रदर्स एंड ओमी चंद। अब एक बार समझते हैं यहाँ पे ट्रेड कैसे हुआ करता था। मान लीजिए यहाँ पे पेजेंट्स हैं, इन पेजेंट्स के जो भी हैंडीक्राफ्ट बनाए हैं, जो कुछ भी उनका प्रोड्यूस है, जो कुछ भी काम किया है, वो सारा बाई किया करते थे मनी लेंडर्स और मर्चेंट्स, और यहाँ पे आके उसको यहाँ फॉरेन कंट्रीज के साथ लाइक फ्रेंच, इंग्लिश, इन सब के साथ ट्रेड किया करते थे। अब यहां पे पीजेंट्स को भी इससे फायदा हो रहा है, मनी लेंडर्स को भी फायदा हो रहा है, और यहां पे जो स्पोर्ट्स जो ट्रेड हो रही है, इससे बंगाल को भी फायदा हो रहा है। सो दिस ट्रेड, दिस सिस्टम वाज विन विन सिचुएशन फॉर बंगाल। हर तरीके से अच्छा है ये, इसीलिए सारे नवाब ने बंगाल के ट्रेड को बहुत ही इंपॉर्टेंस दी। they promoted this trade from the port. They set up thanas and chowkis in order to control the thieves and other robbers. So every Nawab gave very importance to trade, and this line is mentioned in your NCERT that every Nawab of Bengal gave importance to trade. Okay, every Nawab of Bengal was non-communal in approach. Non-communal in approach. No Hindu-Muslim politics. Okay. So, अब इसके बाद, and now, Murshid Quli Khan dies in 1727, and Sujauddin, son-in-law, becomes the ruler of Bengal and rules till 1739. Okay. So Murshid Quli Khan, then Sujauddin, these both the rulers gave Bengal its prosperous days. Bengali economy was flourishing, trade was flourishing. They used to promote the trade. Okay, so Murshid Quli Khan, Sujauddin, and then sits on the throne Sarfaraz Khan, the son of Murshid Quli, but was killed by Ali Vardi Khan with the help of Jagat Seth brothers. With the help of Jagat Seth brothers, Ali Vardi Khan killed Sarfaraz Khan and became ruler. And now, as I told you, Jagat Seth brothers were the merchants, and because of the trade, they became an important part of the Bengali economy. And when you are a part of an economy, you are not far away from the politics. And they entered the politics. So now Ali Vardi Khan sits on became the ruler of Bengal. And in this period, it is said that he virtually made independent Bengal. यहां से अली वर्दी खान ने मुगल एम्पायर से ऑलमोस्ट सारे नाते तोड़ दिए. वैसे तो मुर्शीद कुली खान वॉज द लास्ट अपॉइंटेड गवर्नर बाय द मुगल्स ने जो गवर्नर बंगाल का अपॉइंट किया था वो मुर्शीद कुली खान थे. उसके बाद ये भी हेरिडेटरी एंड देन ही किल्ड. सो वर्चुअली दे बिकेम इंडिपेंडेंट. दे यूज्ड टू कंक्लूड ट्रीटीज without considering Mughal. They used to wage wars without considering Mughals. But the name they used to take of Mughals only. Yes, we are the rulers by the virtue of Mughals. Okay. So, even though Murshid Quli Khan made virtually Bengal independent, but he used to send tributes to the Mughal emperor. But now Ali Vardi Khan stopped that too. So now, Jagat Seth brothers helped Ali Vardi Khan to become the ruler of Bengal. Okay. उसके बाद Ali Vardi Khan struck a deal with Marathas in 1751. 1751 में मराठास के साथ एक डील करते हैं अली वर्दी खान. बिकॉज मराठास का क्या था, मराठा यूज्ड टू गो प्लंडर एंड कम बैक. एक रीजन में जाते थे, लड़ाई करते थे, जो भी प्लंडर कर पाते थे, पैसा लूट कर ले आते थे.
तो अलीवर्दी खान को पता था कि ये मराठास को अकेले नहीं हरा सकता, मराठास वर बिकमिंग पावरफुल। एक और बात याद रखिएगा, मुगल एम्पायर इज गोइंग डाउन इन मराठास was ascending. मुगल एम्पायर was descending and Marathas were ascending. तो हिस्टोरियन बिलीव करते थे उस समय कि अगला जो पैन इंडियन एम्पायर बनेगा वो होंगे मराठास। बट क्यों मराठास नहीं बन पाए, कैसे ब्रिटिशर्स ने रूल किया, वो हम आगे सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में देखेंगे। तो अलीवर्दी खान struck a deal with Marathas in 1751. He said, I will give you 1/4 of the total tax which I will collect. Please you stop coming and plundering us. Please you stop coming here and plunder us. Please don't plunder us. We will give you 1/4 of the tax. Okay, which we will collect. So Alivardi Khan struck a deal with Marathas. Now, the reign of Murshid Quli, Sujahuddin and Alivardi Khan, it is said, gave the prosperous days to Bengal. Even though they made Bengal virtually independent, but it gave Bengal prosperous days. The internal conflict and the external conflict, they solved both these conflicts. Like for example, external conflict of Marathas, internal conflict of the Zamindars. Because Zamindar said, we will not pay you the taxes, we will pay to the Mughal Empire. Mughals are the rulers, you will not. So they suppressed the Zamindar with varying degree of success. सो शुरुआत में जब मुर्शीद कुली खान बनते हैं रूरल बंगाल के, तो बहुत सारे 3 या 4 मेंशन किए गए आपके एनसीईआरटी में, नॉट इंपॉर्टेंट। जमींदार रिवोल्ट रेबेलियन करते हैं, बट दे सप्रेस देम। सो दीज रूलर्स गिव बंगाल अ प्रॉस्परस डेज। ओके, दे फैसिलिटेटेड द ट्रेड एंड कॉमर्स। ओके, अब ये तो सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गए इनकी बातों के, बट व्हाट आर द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ देयर रूल्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, द पेजेंट कंडीशन गॉट डिटोरिएटेड. No scientific development, no advancement in trade and commerce, no advancement. Even though they tried to promote, but no scientific development in trade and commerce. And the most important thing which is mentioned in your NCERT is that these rulers failed to consolidate their position. ये समझ ही नहीं पाए कि ब्रिटिशर्स यहां पे सिर्फ ट्रेड करने नहीं आए, they want to rule us. They are not able to understand the hidden designs of the East India Company. इन्होंने अपनी आर्मी को कभी बहुत स्ट्रांग नहीं बनाया। बहुत ही सारी बातें एनसीईआरटी में मेंशन है। कभी आर्मी को बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं बनाया। फेल टू अंडरस्टैंड द हिडन डिजाइन्स ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और कभी भी बाहर के देशों से इन्होंने सीख नहीं ली कि ट्रेडिंग कंपनीज ने कैसे अफ्रीका में, अदर कंट्रीज में कैसे सब कुछ तबाह कर दिया था। उन्होंने वहां से कोई लेसन नहीं सीखा। सो व्हेन बैटल ऑफ प्लासी हैपेंड, द शॉर्टेज ऑफ आर्मी वाज फेस्ड बाय सिराजुद्दौला। अलीवर्दी खान के बाद रूरल बनते सिराजुद्दौला की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि जब बैटल ऑफ प्लासी की बात करूंगा तब सिराजुद्दौला को हम देखेंगे। यहां तक अभी बंगाल को समझ लिया है कैसे मर्चेंट्स का रोल इंपॉर्टेंट था, मुर्शीद कुली खान कैसे बनाते हैं वर्चुअली इंडिपेंडेंट, सुजाउद्दीन, देन अलीवर्दी खान। ओके, सो पॉलिटिक्स वाज नॉन कम्युनल, दे डिड नॉट कंसोलिडेटेड देयर पोजीशन, peasantry got situation of peasant became worse and they solved internal and external conflicts. Okay, and they are failed to understand the designs of East India Company. Even though they asked them to follow the law of the land, but they failed to understand the hidden designs. Because अगर वहीं पे उन्होंने समझ लिया होता उनके रियल इंटेंशंस और उन्हें फेवर ना किया होता उस तरीके से, अभी उसके भी रीजंस हैं क्यों फेवर किया, क्या वो अगले सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में। तो यहाँ पे जो रियल डिजाइन, जो रियल उनके इंटेंशन थे उसको नहीं समझ पाए। कोई भी बाहरी कंट्री से उन्होंने कोई लेसन नहीं सीखा। हाउ अ ट्रेडिंग कंपनी कैन बिकम अ रूलर लाइक इन अफ्रीका, लैटिन अमेरिका। ओके, दे नेवर strengthen their army. So these were some of the negative and positive aspects of these rulers.
एंड नाउ इतना करने के बाद अब मेनली इसमें बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर रह गया है। बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर को हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर होने के बाद हमारा बंगाल का डिस्कशन खत्म हो जाएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। वी विल कम विथ बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो स्टे हेल्दी, stay fit, work hard, and yes, we will crack it together. Thank you.